ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल मुश्तरका कार्रवाई का ऐलान। ईरान को जौहरी ताकत हासिल नहीं करने दी जाएगी, नेतन्याहू ने ऐसा कहा है। ईरान को जौहरी ताकत हासिल करने नहीं दी जाएगी। आपको अपडेट करते चले, इस्राएली वजीर आजम का ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल मुश्तरका कार्रवाई का ऐलान। ईरान को जौहरी ताकत हासिल नहीं करने दी जाएगी, नेतन्याहू ने ऐसा कहा है। और इसी बारे में हम मजीद बात करते हैं अपने पैनल से। आबिल लतीफ साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा आना चाहूंगी, आप अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू कीजिएगा। और अब नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को जौहरी ताकत हासिल करने नहीं देंगे। और बात वही है ना कर्नल साहब के कमोबेश वही बातें उन्होंने की हैं जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं, और नेतन्याहू भी वही बात कर रहे हैं। और हम तो ये जानते ही हैं कि इसराइल इज अमेरिका, अमेरिका इज इसराइल। मैं जो बात हम कर रहे थे, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है जी। ये बात यहाँ पे खाली न्यूक्लियर इशू की अब नहीं रही है, या न्यूक्लियर जो है वो एनरिचमेंट की बात नहीं है। ये बात उससे बहुत आगे चली गई है जी। वो पूरी की पूरी जो उनका अगर जो पोस्चरिंग देखें, उनकी जो आप मिलिट्री पोस्टिंग, 7 में से जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ऑलमोस्ट 4 जो हैं वो तो इस रीजन में आ चुके हैं, और 3 तो बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी के अंदर हैं। तो वो इसका मतलब है दे मीन बिजनेस। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये जिस तरीके से वो अपने अहदाफ को डिफाइन कर रहे हैं, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि इंडिकेट कर रहे हैं कि हम रिजीम चेंज भी करेंगे, सोसाइटल डिसरप्शन की भी जेन जी को मैसेज दे रहे हैं। फिर उसके साथ साथ जैसे वो सारे जो मिलिट्री टारगेट्स हैं जिसमें मिसाइल बेसिस हैं, उनकी एनालिसिस की भी बात कर रहे हैं, उसकी नेवल कैपेसिटी की भी बात कर रहे हैं। और फिर जो ईरान की, वो जो समझते हैं कि जो पिछले 10 साल से जो ईरान की का जो इख्तियार है और एक जो ईरान का कंट्रोल है हमास के ऊपर या हिजबुल्लाह के ऊपर या यमन के हुतीस के ऊपर, या और जो इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके थ्रू उनका ख्याल ये है कि ईरान दूसरे मुल्कों में डिसरप्शन करता है, उसका भी वो खात्मे की बात कर रहे हैं। तो बहुत एक कम्प्रिहेंसिव प्लान है जी। और ये जो जिस तरह से वो ईरान ने अभी मिसाइल फायर किए हैं, जाहिर है फिर दूसरी साइड से एक और रिस्पॉन्स होगा। और फिर ये जो स्पाइरल है जिसको हम एस्केलेशन लैडर कह रहे हैं, ये मुझे लग ये रहा है कि जी ये बहुत शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में शायद ये बहुत तेजी से एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। और ये जो इसका जो अनफर्लिंग ऑफ द इवेंट्स है, वो मुझे लगता है आने वाले कुछ घंटों में वो बहुत इस तरह से होगा कि शायद वो किसी के लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। और क्योंकि इसकी तैयारी, इसकी इंडिकेशंस जो हैं वो पहले से मौजूद हैं, क्योंकि जो जिस तरह से आप यूं कह लें कि पूरी दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है कि जो शायद जो सबसे बड़ी खराबी है दुनिया के अंदर, और जो स्टेट स्पॉन्सरिंग द टेररिज्म पूरी दुनिया के अंदर है, उन्होंने तो नाम भी ले दिया, वो ईरान है। तो आई थिंक ये जी एक सीरियस सिचुएशन है, और हमारे लिए भी सीरियस सिचुएशन है, इस रीजन के लिए भी सीरियस सिचुएशन है, ईरान के जो हमसाया मुल्क हैं उनके लिए भी है, प्लस ये जो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया इस रीजन के अंदर जो बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी के अंदर हैं, और ये सारी की सारी न्यूक्लियर पावर्स हैं। और फिर ये इस कन्फ्लिक्ट के अंदर इंटरेस्ट तो सबका यही है कि अमेरिका को समझाया जाए ये जो बाकी पोलर पावर्स हैं, जो सब पोलर पावर हैं, रशिया है या चाइना है, इनके थ्रू। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कर्नल साहब कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में बात यह है कि अमेरिका को समझाया जाए। लेकिन जमील साहब, बात तो यही है ना, सवाल तो $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि अमेरिका को समझाए कौन। जो अज़ाइम हमने अभी देखे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज हमने अभी डोनाल्ड ट्रंप की देखी है, वो तो भाई हिसाब शुरू कर रहे हैं इराक वॉर के साथ कि इराक वॉर में भी अगर किसी अमरीकी फौजी को कोई नुकसान पहुंचा है तो उसके पीछे भी वो ईरान है। फिर वो 92 की भी बात उन्होंने की, 90s की डिकेड की भी उन्होंने बात की। तो इस सारी सूरत हाल में अब नेतन्याहू का भी आयन भी सामने आ गया, बिल्कुल एंड वही बॉडी लैंग्वेज नेतन्याहू की भी है जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की थी। तो बात कौन करे सदर डोनाल्ड ट्रंप से? जी हाँ, वो देखें इस वक्त तो जो उनके अज़ाइम हैं, उस अज़ाइम के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता ना। चाइना रशिया ज़्यादा ले जाएंगे, रेजोल्यूशन मूव करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, वो वीटो हो जाएगा। तो लिहाजा इस वक्त इनको रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। और अगर किसी ने रोकने की कोशिश, अगर रोक कोई सकता है तो रशिया और चाइना है, जो कि नहीं चाहेंगे कि न्यूक्लियर वार शुरू हो जाए। रशिया चाइना का जंगी मैदान में कूदने का मतलब है न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3 का सिलसिला। वो इस वक्त ना रशिया चाहेगा ना चाइना चाहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अपने ही कुव्वत बाजू पर, जो कि उसने, जो पहले उसके पास जो भी सलाहियत थी, ज़ाहिर है अमेरिका का मुकाबला तो कोई नहीं, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है, ये सारों को पता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज उसका आधा भी कर दिया। मैं जमील साहब आता हूं, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा आप अपनी बात को। मैं आता हूं चूंकि ब्रेकिंग न्यूज भी अपने नाज़रीन को दे दें कि ईरान की इसराइल पर जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो गई है।
ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। इस्राएली फौज भी इस बात की कंफर्मेशन कर रही है। शिमाली इसराइल में जोरदार धमाके हुए हैं। अरब मीडिया यह रिपोर्ट कर रहा है ईरान ने जवाबी कार्रवाई को फतेह खैबर का नाम दिया है। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से यह बताया जा रहा है। तो ईरान की इसराइल पर जवाबी कार्रवाई, ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। शिमाली इसराइल में जोरदार धमाके हुए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई को फतेह खैबर का नाम दिया है। ईरान की जानिब से मजीद मिसाइल दाग दिए गए हैं। इसराइली फौज की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो कार्रवाई शुरू की गई अमेरिका और इसराइल की जानिब से और इसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है अब ईरान की जानिब से। तो ईरान ने इसराइल पर जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जमील साहब अपनी बात को भी कंटिन्यू कीजिएगा। एक तो जो आप अपनी गुफ्तगू कर रहे थे और इसके साथ साथ जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर, क्या इनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है? चूंकि आयरन डूम जो उनका मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का जो एक प्रोग्राम है इसराइल का, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो क्या आप समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल उतना नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसराइल को? तो यकीनन नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसकी मैं मिसाल दे देता हूं ना। जब जून में इजराइल ने हमला किया था ईरान पर, तो ईरान ने मिसाइल दागे थे, रेजिस्टेंस दिखलाता था, अब एक रह गया था ईरान। तो इसमें मैं तो आपके चैनल्स पर, बहुत सारे चैनल्स पर जिक्र करता रहा हूं कि एक ही है जो उनकी आंखों में खटक रहा है। अब ईरान का मामला थोड़ा दूसरा है, सीरिया से मुख्तलिफ है। सीरिया की तो सिर्फ 26 मिलियन की आबादी थी, इराक के भी चले मामला दूसरा था। ईरान जो है वो सदियों पुराना, हजारों साल पुरानी एक तहजीब है, रेजिलिएंट कौम है, ठीक है। पिछले दिनों उनकी एक अपोजिशन ने, जेन जी ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाला था, और अब भी वो जो डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी कलमात थे, अगर आपने उस पर गौर किया हो तो उन्होंने यही कहा कि बेफिक्र रहो, आपके घरों दीवार अपने अपने घरों में रहो, हम इस चीज को बस आपको हम आपको दावत देंगे तो आप निकल के आपने हुकूमत को करना शुरू कर देना है। तो मतलब यह है कि रिजीम चेंज ही सबसे बड़ा अहम मामला है, और रिजीम चेंज का मतलब यह है कि पूरे इस खित्ते का मंजरनामा चेंज, मंजरनामा वही चेंज कि कोई जो है मज़ाहमत करने की सोच भी ना सके, ताकत तो छोड़े इस पूरे खित्ते में इजराइल को। तो ये बात हो गई एक। अब बिल्कुल जमील अहमद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन हम बात करते हैं आबिद लतीफ साहब से। आबिद लतीफ साहब, जैसे कि जमील अहमद साहब कह रहे हैं कि कोई भी इस खित्ते में आवाज उठाने के काबिल ना रहे, अब सवाल ये है कि ये जो साइकिल है कहां पे आके रुकेगा? जी देखिए, एक तो बिल्कुल ये बात जैसे अभी कर रहे थे कि कोई क्रॉसिंग हंटिंग के लिए नहीं है, ये बहुत सीरियस इशू है जी, जो ईरान में और इस इलाके में एक कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई है। देखें, ये अब जो इसकी सबसे, जो इसमें जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि ये जो ठीक, आबिद लतीफ़ साहब से हम दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनसे तज्ज़िया लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान की इसराइल पर जवाबी कार्रवाई भी इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि शुरू हो गई है, और ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे गए हैं। इसराइली एयरफोर्स मिसाइल को गिराने की कोशिश कर रही है, इसराइली फ़ौज की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो दोबारा से रिकनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ आबिद लतीफ़ साहब। आबिद लतीफ़ साहब, गुफ्तगू का सिलसिला टूट गया था आपके साथ, आप प्लीज़ अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये जो थ्रेटनिंग स्टेटमेंट थी इजराइल की तरफ से, और फिर जो काउंटर थ्रेट स्टेटमेंट थी ईरान की तरफ से, जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन अभी नजर भी आ गई, उन्होंने मिसाइल भी फायर कर दिए, MiG-29 भी स्क्रैम्बल कर दिए। ये ऑलरेडी ये जंग या ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले ही जो एस्केलेशन जिस लेवल पे थे वो बहुत खतरनाक लेवल था। और अब जो जिस तरह से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, जो स्टेटमेंट है, जो चार्जशीट ट्रंप ने पेश की है, जिस तरह से स्टेटमेंट इजराइल से आई थी, जिस तरह से अभी एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे कि ईरानी जो बिब्लिकल राइट है उसकी भी वो बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ जी कि ऑलरेडी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो एस्केलेशन कंट्रोल है वो मुझे कहीं लूज होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर वो लूज होता हुआ नजर आ रहा है तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये जायरेट कर जाएगा शायद किसी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन की तरफ। ठीक, आबिद लतीफ़ साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की जानिब जा सकता है।
मैं ज़रा थोड़ा सा इसके ना इसके साथ साथ मैं आता हूँ ज़रा आपकी तरफ भी जमील अहमद साहब, और ख़ित्ते के ऊपर और इसकी ख़ास तौर पर मौशी असरात इसके क्या मुरतब होंगे, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है। तेल की प्राइसेस कितनी हाई हो सकती हैं अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो मैं इस क्वेश्चन को लेकर आपकी तरफ आऊँगा। लेकिन इससे पहले हम ज़रा एक अपने नाज़रीन को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि ईरान मशरिक़ वस्ता में कौन कौन से अमरीकी अहदाफ को निशाना बना सकता है, मुमकिना तौर पर ईरान की दिफाई सलाहियत क्या हो सकती हैं, कौन कौन से टारगेट्स वो अचीव कर सकता है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर अपने पैनल की तरफ दोबारा आते हैं। होगा अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर, लेकिन ये सुपर पावर मशरिक़ वस्ता में जहां जहां बैठा है सब ईरान के निशाने पर है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अल उदैद एयर बेस, ये अमेरिका का ऐसा फौजी अड्डा है जो सेंटकॉम का भी फॉरवर्ड हेडक्वार्टर कहलाता है। अमेरिका का दूसरा बड़ा फौजी अड्डा कुवैत में कैंप आरिफ जान है। इस कैंप से पूरे मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौज को लॉजिस्टिक सपोर्ट जाती है। सिर्फ यही नहीं, बहरीन जो पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा अमेरिकी एहलकारों की मेजबानी कर रहा है, ईरान बहरीन में अमेरिकी नेवल कमांड की 5th फ्लीट को भी निशाना बना सकता है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में अल जुफ्रा एयरबेस और इराक में ऐनुल असद एयरबेस भी ईरान के निशाने पर हैं। और सबसे आखिर में आपको बताएं, इस वक्त अमेरिका के 2 बहरी बेड़े भी बहिरे रूम और बहरे हिंद में मौजूद हैं। वैसे तो अरब मुमालिक ईरान को यकीन दिला चुके हैं कि वो अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। मशरिक़ वस्ता के ज़मीन व आसमान, हत्ता के बड़ी हद तक समंदर भी अमेरिका और इत्तेहादियों की गिरफ्त में। सेहूनी रियासत को बचाने के लिए दुनिया का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम और अमरीकी टेक्नोलॉजी हमा वक्त इन रहती है। बुहिराए रूम में खड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा USS थॉमस हंडर इसराइली समेत अमरीकी अड्डों की हिफाजत के लिए मौजूद है। यही नहीं, एक और तैयारा बरदार बहरी बेड़ा भी मौजूद है जहां से फजाओं की निगरानी की जा रही है। ईरान अगर एक मिसाइल इसराइल की तरफ फायर करता है तो खुद इसराइल का अपना मिसाइल शिकन निज़ाम एरो सिस्टम आड़े आ जाता है। अगर कोई मिसाइल एरो सिस्टम से बच निकले तो दूसरा दिफाई हसार होता है डेविड स्लैम, जो 300 किलोमीटर की हदूद में मिसाइल्स को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। सुपरसोनिक मिसाइल इन दोनों दिफाई निज़ामों को चकमा देकर भी अगर इसराइली हदूद में पहुंच जाएं तो आयरन डोम हरकत में आता है। ये दिफाई निज़ाम 40 किलोमीटर की हदूद में हदफ को निशाना बना सकता है। ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अमरीकी थॉट सिस्टम और जंगी तैयारों की मदद भी इसराइल को हासिल है। जदीद टेक्नोलॉजी और अमरीकी सरपरस्ती के बावजूद ईरान ने इसराइली दिफाई हसार का खूब तोड़ निकाला है। ईरान पहले ड्रोन भेजता है, दिफाई निज़ाम ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में मसरूफ होते हैं तो ईरान पीछे से बैलिस्टिक मिसाइल दाग देता है। यही वजह है कि अब इसराइल के बाद अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम को जड़ से खत्म करने पर तुल चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म का